नमस्कार, आदाब। बोल इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं इरफान। बोल इंडिया में आज है हमारे साथ एक पैशनेट इंटरनेशनल कैंपेनर प्रोफेसर नरसिम्हा रेड्डी धोंती, जो क्लाइमेट क्राइसिस, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के मुद्दों पर एक्टिव हैं। प्रोफेसर नरसिम्हा रेड्डी धोंती आईफोम एशिया के बोर्ड मेंबर रह चुके हैं और इसके अलावा कॉटन एडवाइजरी बोर्ड कमेटी और टेक्सटाइल एक्सचेंज की एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य भी रह चुके हैं। आजकल वो स्टीयरिंग काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल कैंपेन ऑन गोल्डन राइस का हिस्सा हैं। प्रोफेसर नरसिम्हा रेड्डी धोंती एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, वाटर, अर्बन डेवलपमेंट और ऐसे कई क्षेत्रों में पॉलिसी वर्क में कैंपेन और एडवोकेसी का काम करते हैं। He is a well-read author and public speaker too. He guides youth, students, and volunteers on the activities, including PhD and other research activities. Welcome to the show, Professor Narasimha Reddy Dhonti. थैंक यू। हमको सबसे पहले बताइए, मिस्टर रेड्डी, कि ये क्लाइमेट चेंज ने तेलंगाना और हैदराबाद पर कितना और कैसा असर डाला है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, खासतौर पर अगर तेलंगाना और में हैदराबाद पर नजर डालें तो? हम जब क्लाइमेट चेंज का बात करते हैं तो तरीका का इम्पैक्ट हम देखते हैं। एक तो जो ऊपर अपने को अर्थ का एटमॉस्फेयर में जैसा कार्बन बढ़ते जाते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ते हैं, उसके जरिए ये अपना पूरा अर्थ के ऊपर जो टेम्परेचर है वो बढ़ते देता। तो ये हैदराबाद के ऊपर, तेलंगाना के ऊपर अपने को अभी अनुभव हो रहा है उसका उसका वी आर एक्सपीरियंसिंग दैट। क्योंकि आप देखें तो पिछले 3 साल से 2020 से देखे तो हैदराबाद में और तेलंगाना में ह्यूमिडिटी बढ़ गया और गर्मी बढ़ गई। एवरेज टेम्परेचर जो अभी हम नवंबर में आप पिछले 10 साल से देखे तो ये नवंबर में गर्मी बढ़ गई, तो ऐसा अक्टूबर में भी बढ़ गया। तो ये गर्मी बढ़ने का जो इम्पैक्ट है वो अभी हम देख रहे हैं उसका। और दूसरी बात है, यहाँ लोकल का जो पर्यावरण प्रदूषण है, उसका जो असर है, उसका जो प्रभाव है, वो हमारे को भी उसका इम्पैक्ट अपने को मालूम हो रहा है। कैसा? एक तो अपना हेल्थ देख लीजिए। हैदराबाद में जो पिछले 2-3 साल से आम आदमी का जो हेल्थ है वो बिगड़ते जा रहा है। जैसा टेम्परेचर में ऊपर नीचे होता गया तो उसका इम्पैक्ट कोल्ड हो सकता है और सांस लेने में मुश्किल होना, वैसा और फीवर। आज देखे तो आप हर घर में एक ना कोई हर महीने फीवर से गुजर रहा है। तो ये जो अनहेल्दी एटमॉस्फेयर है, ये अपने को एक तो प्रदूषण से आ रहा है, एयर पोल्यूशन से आ रहा है। दूसरा जो हम वाटर पोल्यूशन भी देख रहे हैं। और तीसरा जो जैसा गर्मी ह्यूमिडिटी बढ़ते जा रहा है, उससे अनसीजनल रेन्स, जो सीजन में बारिश आना था उस टाइम पे नहीं आया। जून जुलाई में आना था, लेकिन जून जुलाई में बारिश नहीं था। जून जुलाई के तीसरा वीक में बहुत बारिश हो गया। आपको शायद याद होगा, जुलाई 19, 20, 21 को बहुत ज्यादा बारिश होकर फिर बाढ़ आ गया हैदराबाद में कई जगहों पर। और फिर अगस्त में भी बीच में बहुत बारिश आ गया। तो ये अनसीजनल एंड हेवी से हेवी रेंज आ रहे हैं। और उसमें हालांकि हम देख सकते हैं जो उस्मान सागर और हिमायत सागर, ये एक दोनों मिलके 70 TMC का इनका कैपेसिटी है।
हम्म। ये पहले 10 साल पहले ये फिलअप होना बोले तो 3 साल लगते थे। 3 साल अच्छा बारिश है तो वो फिलअप होता था। लेकिन आप देख सकते हैं अभी एक पिछले 1 साल में वो 3 बार फिलअप होके उससे बाढ़ भी आया। हम्म। तो इसका मतलब है जो रेनफॉल है, रेनफॉल बहुत हैवी रेनफॉल, जैसा हम चाइना में देख रहे हैं, रशिया में देख रहे हैं, जर्मनी में देख रहे हैं, ये पूरा क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से हो रहा हम्म। है। और आप वारंगल में भी वैसे ही अपने को लग रहा है। करीमनगर में पिछले साल तो 2021 में, अब ये 2023 में भी वारंगल में बाढ़ आया। वारंगल में बाढ़ आना बोल तो वो बहुत बड़ा खबर था पहले, 10 साल पहले पानी जहाँ नहीं था। लेकिन आज बाढ़ आना बहुत आम परिस्थिति हो गया। हम्म। तो ऐसा असर और बहुत कुछ है, जैसा हम देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर में जो पेस्ट अटैक है वो बढ़ गया। आप मिर्ची के ऊपर देख सकते हैं, फिर अपना पैडी के ऊपर देख सकते हैं, और कॉटन के ऊपर भी। जो 3 साल 4 साल पहले था, आज वो बढ़ गया मिर्ची के और क्रॉप्स के ऊपर जो पेस्ट अटैक। ये ह्यूमिडिटी से क्या होता, इंसेक्ट पॉपुलेशन बढ़ जाता, वायरस पॉपुलेशन भी बढ़ता। तो आपने को जो वायरल अटैक्स आ रहे हैं, ये भी एक कारण है ह्यूमिडिटी से। आपको क्या लगता है मिस्टर रेड्डी के सरकार जो है उसने क्लाइमेट चेंज क्राइसिस के इम्पैक्ट को कम करने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाए हैं, या आपको लगता है कि अभी जो कुछ है वो इनसफिशिएंट है? बिल्कुल एक कदम भी नहीं उठाया अभी तक। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट जानने के लिए उनके पास टाइम भी नहीं है, उनके पास मकसद भी नहीं है। वो सरकार, यही सरकार ने, वो केंद्र सरकार देख सकते हैं, और कई राज्य के सरकार भी वैसी है। अब अमेरिका में भी वैसी है, हर जगह ये जो पॉलिटिशियन जो है, इनको ये क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण प्रदूषण का, ये सोचते हैं कि ये कुछ फैशनेबल सब्जेक्ट है। लेकिन ये आम आदमी हर दिन हर दो जो मर रहा है इसके लिए, उसका जो जीवन में बहुत कुछ बदलाव आ रहा है इसके जरिए, ऐसा कॉन्शियसनेस उनका माइंड में नहीं है, पॉलिसी मेकर्स में। तो तेलंगाना सरकार भी, आप 2021 में जो बाढ़ आया गोदावरी में पहली बार, वो बोले कि एक क्लाउड बर्स्ट है, और वो चाइना और कुछ कंट्रीज के कॉन्स्पिरेसी से ये हुआ, ऐसा बोल के सारा मुख्यमंत्री खुद बता रहे थे। फिर अभी अब हैदराबाद में बाढ़ आया तो एक मिनिस्टर बोल रहा था कि बारिश आया तो बाढ़ आता, उसमें कौन सी बड़ी बात है बोल के उनको बोल रहा। तो इससे जाहिर है कि इनका जो चिंतन है, चिंतना है, ये चेतना उनके पास नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है। और दूसरी बात है, ठीक है, इससे विक्टिम्स जो है, फ्लड विक्टिम्स, बाढ़ का विक्टिम्स है, उनको मुआवजा देते बोल के खुद मुख्यमंत्री खम्मम मीटिंग में बताए थे, 10,000 देते बोल के भी। अभी जुलाई में जो बाढ़ आया, लेकिन आज तक उनको पैसा भी नहीं मिला। तो ये सरकार का जो सोच है, वो क्लाइमेट चेंज और जो एवरीडे हम जो समस्या देख रहे हैं, ह्यूमिडिटी का, बाढ़ का, अभी सूखा का, अभी सूखा बढ़ने वाला है क्योंकि एल नीनो इफेक्ट है। तो ये इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट खुद बोला है कि आप हीट वेव एक्शन प्लान बनाओ बोल के, पिछले दिसंबर में भी बोले। लेकिन ये कोई भी सरकार एक कदम भी नहीं उठाया। तो ये सरकार पूरा इनको ये समस्या का ऊपर दृष्टि नहीं है।
लेकिन 2000 शायद 16 में तेलंगाना गवर्नमेंट एक सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज बोल के एमसीएचआरडी में बनाए हैं, बोले ये सेंटर लगाएंगे, फिर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे काम करेंगे बोल के एक स्टेटमेंट तो आया। अब वो बना क्या, वो लोग काम कर रहे क्या, वो तो अपने को पता नहीं। लेकिन हैदराबाद में जो एयर पोल्यूशन है, अब एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है। आप एयर क्वालिटी इंडेक्स देखे तो आपको हर साल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी जो कोल्ड विंटर कंडीशंस रहते हैं उस टाइम पे हैदराबाद में जैसा और दिल्ली जैसा सिटी में अब एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, हैदराबाद में भी बढ़ रहा है। अभी पिछले 3 साल से ज्यादा हो गए। आपने कोरोना के टाइम पे लॉकडाउन है बोल के थोड़ा कम हुआ, लेकिन आप एयर क्वालिटी इंडेक्स का कलर कोड रहता उसमें हरा है तो अच्छा है, लाल है तो बहुत बुरा है। तो ये जो लाल रंग का AQI, ये आपको नवंबर, दिसंबर, जनवरी में हैदराबाद में कई जगह अपने को दिख रहा है। लेकिन ये अभी नेशनल क्लीन एयर एक्शन प्लान बोल के एक केंद्र सरकार का प्लान है, उसके इसमें ये मेट्रो सिटीज को फंड्स देते वो लोग। तो हैदराबाद को अभी तक कम से कम 700 करोड़ आया इसके ये प्लान के जरिए। लेकिन वो 700 करोड़ ये कम करने में, पोल्यूशन कम करने में लगाया क्या बोलते हैं देखे तो आपको कुछ भी नहीं लगता कहाँ पर लगा है ये इन्वेस्टमेंट। ज्यादातर ये पोल्यूशन मॉनिटरिंग इक्विपमेंट में लगा है। वो भी पहले चौरस्ता में दिखते थे आपको, एक डिजिटल बोर्ड दिखता आपको, छोटे छोटे मोबाइल पहिए पे ऐसा मोबाइल इक्विपमेंट था। अब वो नहीं दिख रहा माने वो लोग खरीदे, वो रखे, 1 साल तक रखे, वो बाद में वो छोड़ दिए। तो ठोस कदम एयर पोल्यूशन का कम करने में, या हीट वेव कम करने में, या बाढ़ को कम करने में, बाढ़ आने का प्रिवेंशन करने में, कहीं भी अपने को सरकार के पास एक कंसल्टेशन भी नहीं है। अब कदम का बात बहुत दूर है। ये जो हरित हारम जैसे जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं, उससे तेलंगाना और हैदराबाद में क्या कोई टेम्परेचर में कोई डिफरेंस आया है आपको लगता है, या फिर क्लाइमेट चेंज फिर भी तेजी से परेशानी ही बढ़ा रहा है उल्टे? हरितहारम प्रोग्राम करना चाहिए, करे तो अपने को जो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में है वो कम होता, अपने को ऑक्सीजन मिलता और शेड मिलता। ये जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है उससे अपने को थोड़ा प्रोटेक्शन मिलता। लेकिन ये हरितहारम में इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, लेकिन रिजल्ट बहुत कम है। नॉट इवन 10%, 10% से भी कम रिजल्ट है। अब हैदराबाद में कैसा है, झाड़ तो है हरितहारम में, जैसा आउटर रिंग रोड के आसपास में आजकल ग्रीनरी दिख रहा है आपको, क्योंकि ये अननेसेसरी अनसीजनल रेंज से आपको वहाँ पानी मिल रहा, वहाँ जगह भी है, तो वहाँ पर हरितहारम दिखता आपको। लेकिन वहाँ कोई रेजिडेंशियल एरिया नहीं है वहाँ पर, तो उससे अपने को ये जो आप जैसा बोले गर्मी का, उससे उनको कुछ राहत मिलता क्या बोल तो नहीं मिल रहा। जहाँ रेजिडेंशियल एरिया है, जहाँ रेजिडेंशियल एरिया बढ़ रहा है, अभी नया बिल्डिंग्स आ रहे हैं, नया लेआउट्स बन रहे हैं, वहां पर हरितहारम नहीं हो रहा है, क्योंकि जगह नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा कॉन्क्रीटाइज कर दे रहे हैं। अब कंक्रीट में झाड़ लगाने का जगह भी नहीं है। तो हरितहारम प्रोग्राम के ऑफिसर हैदराबाद में झाड़ कहाँ लगाना बोल के ढूंढने में लगे हुए हैं। अभी तक 6-7 साल से
उनको कहीं भी रखने का जगह नहीं मिला। हालांकि यहाँ पर फुटपाथ पे लगाते हैं। फिर वो अगर झाड़ बढ़ा तो फिर ऊपर इलेक्ट्रिकल वायर्स है बोल के उसको काट देते हैं। नहीं तो उसको क्या है, वो रूट्स के बस पूरा कंक्रीटाइज करे तो जैसा आप अपन खड़े हो गए अपना पाँव पकड़ लिया तो हम गिर जाते हैं। फ्री फ्री सो झाड़ भी गिर जा रहे इसलिए। तो इसलिए झाड़ कोई भी रखना नहीं चाहता घर के पास या फुटपाथ के ऊपर। तो बड़े झाड़ है तो उसे कार के ऊपर गिरता हमारे ऊपर गिरता बोल के झाड़ ले लो। तो ये जो अर्बनाइजेशन है, ये जो नगर बढ़ते जा रहा है, इनका जो स्टाइल है, जो डिजाइन है, इसमें ग्रीनरी बढ़ने का कोई स्पेस नहीं है इसका। तो लेकिन जितना भी स्पेस है, आपने कहा कि कुछ तो पौधे, कुछ इस तरह के झाड़ लगाए जा रहे हैं हरितहारम में। तो जो लगाए जा रहे हैं, जो भी छोटा मोटा स्पेस है उसमें, उन प्लांट्स का कोई नुकसान भी है? कि वो हो सकता है कि हमारे पूरी इकोलॉजी से बाहर के कोई प्लांट्स हों, जो कोई जिसका कोई साइड इफेक्ट हो, या कोई लॉन्गर टाइम में कोई ऐसा इफेक्ट सामने आए। तो कुछ नुकसान भी है क्या, ये जो हरितहारम में प्लांट्स लगाए जा रहे हैं? हाँ, एक तो आप जैसा हम पौधे लगाना है, झाड़ लगाना है, तो यहाँ जो नेटिव स्पीशीज है वो उसको लगाया तो वो आने का बढ़ने का अपने को आशा मिलता। लेकिन अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, ग्रीन दिखने के लिए जल्दी अपना रिकॉर्ड में लिखने के लिए बाहर से कोनिफर प्लांट्स बोल के लाए हैं। और वो बहुत जल्दी बढ़ता है एंड इट लुक्स ग्रीनरी। लेकिन वो अच्छा झाड़ नहीं है क्योंकि अभी दो तीन साइंटिफिक पेपर आए हैं और वो लोग बोल रहे हैं कि इससे जो शहद है वहाँ के आसपास के लोगों के से अस्थमा पेशेंट्स के ऊपर, इनके ऊपर इसका इम्पैक्ट है। जैसा हम कांग्रेस का ग्रास बोलते हैं, वो कांग्रेस का नाम है, लेकिन वो जो ग्रास वैरायटी है वो भी बाहर से आया। तो ये एलियन स्पीशीज को लाने से ग्रीनरी दिखता है, लेकिन वो इट डज नॉट हेल्प दी बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि और पौधे और अपने पास जो डाइवर्स स्पीशीज है वो बढ़ने का जो एटमॉस्फेयर चाहिए वो कम हो जाता। तो क्या होता आपको एक ही झाड़ लगता हो, जैसा पहले यूकलिप्टस लगाते थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले, पूरे प्लांटेशन बोलते हैं इसको। आप तो सौ सौ हजार एकड़ में एक ही स्पीशीज लगाते हैं। तो ये प्लांटेशन है, प्लांटेशन में आपको फॉरेस्ट नहीं बढ़ता, आपको जंगल बढ़ना बोलते हो, आप नेटिव स्पीशीज लगाना पड़ता, फिर डाइवर्स स्पीशीज लगाना पड़ता। अभी क्या हुआ हरितहारम में, एक और एक ऑब्जेक्टिव था, क्योंकि हम लोग भी बोले गांव में जो बंदर आ रहे हैं, ये बंदर जंगल से आ रहे हैं। अभी जंगल में उनको खाना पानी नहीं मिल रहा, तो जंगली जानवर जंगल से बाहर आके अपने खेत में आ रहे, घर में आ रहे। अभी अभी तो आप देख सकते हैं चीता, सॉरी, ये वाइल्ड एनिमल्स पूरा आ रहे हैं, वाइल्ड बोर आ रहा है। अभी महबूब नगर में देखो तो आपको इवन डियर भी आ रहे हैं। तो जंगल में रहने का जो जानवर है वो बाहर क्यों आ रहे हैं बोल तो हम जंगल को काट रहे हैं एक को। और दूसरी बात है उसमें जो स्पीशीज उनको खाने हैबिटेट जो जरूरी है वो स्पीशीज नहीं बढ़ रहे। तो हरितहारम में क्या है, हम बोले आप रिसर्च करो, तेलंगाना नेटिव वेराइटीज जो है उसको बढ़ाना चाहिए। लेकिन ये लोग क्या बाहर से कोई स्पीशीज ला के लगा दे के फोटो खींच के हरितहारम आया बोल तो इससे अपना जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं होता। अच्छा, ये हैदराबाद और तेलंगाना में जो पानी का जो प्रॉब्लम है, और जो क्लाइमेट चेंज का जो असर है, उसको कम करने के लिए जो मूसी नदी
का कुछ इस्तेमाल किया जा सकता है? कैसे किया जा सकता है मूसी नदी का? मूसी नदी नदी अपना काम कर रहा है। अभी नदी बोलते तो इकोसिस्टम सर्विसेज बोलते हैं इसको। जैसा नदी है या तालाब है या टैंक है, इनका जो इकोसिस्टम सर्विस है वो कर रहे हैं। हालांकि हम लोग उसको दुरुपयोग कर रहे हैं। तो आज मूसी नदी क्या है, एक नदी नहीं है, वो एक नाला है। गंदा नाला बना दिया हम उसको, क्योंकि हम विदाउट ट्रीटमेंट ये जो घरों से या इंडस्ट्री से जो पानी पानी आ रहा है वो पूरा डायरेक्ट उसमें छोड़ दे रहे हैं। तो आज मूसी नदी का परिस्थिति बहुत बिगड़ गया है। तो इससे इसका असर, इसका कॉन्सिक्वेंसेस अपने को अभी दिख रहा है। जैसा पहले तो आप गंदा पानी छोड़ रहे हैं पिछले 20 साल से, तो ये ग्राउंड वाटर जो है वो पोल्यूटेड हो गया। अब दूसरी बात है, आप पानी का जो भी नाला है, नदी है या तालाब है, उसके पास है तो आपको जो माइक्रो टेम्परेचर है वो कम होता। जैसा गर्मी, आप एक लेक के बाजू है, तालाब के बाजू है, तो वहां पर थोड़ा आपको टेम्परेचर कम रहता। तो ये, लेकिन ये अच्छा पानी नहीं है, गंदा पानी है। तो ये गंदा पानी से अपने को माइक्रो टेम्परेचर और बढ़ता है, क्योंकि उसमें से आपको कुछ पॉइजन गैसेस भी निकलते रहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे या मीथेन, ऐसा गैसेस भी निकलते रहते हैं। तो हम एक नेचुरल रिवर को, एक नदी को, एक गंदा पानी, गंदा नाला बना के हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसको बिगड़ दिया। एंड इट हैज बिकम वेरी सीवियर एंड इरिवर्सिबल। आप अभी शुरू करें तो भी, आप अभी क्लीनिंग करें तो ये पूरा ग्राउंड वाटर या मूसी नदी क्लीनिंग होना बोलता आपको कम से कम 30-40 साल लगेंगे, करे तो, शुरू करे तो। लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार और नो ये प्राइवेट वाले अभी नदी का जो विड्थ है उसको कम कर दे रहे हैं। कब्जा हो रहा है, लैंड कब्जा हो रहा है। तो नदी जितना बड़ा था, जैसा आपको लंगर हाउस से लेके नागौल तक उसका विड्थ बहुत, ऑलमोस्ट एक 1 किलोमीटर विड्थ था, एक एक जगह तो 1.5 किलोमीटर विड्थ। ये पूरा अभी रिक्लेम हो रहा है, उसका नदी के जगह में घर बन रहे हैं। फिर सरकार रोड बना दे रहे हैं। फिर अभी उनका प्लान है कि उसमें मल्टी स्टोरेड कॉम्प्लेक्स बनाने का। तो ये प्लान 1999 में, 2000 में, जब चंद्रबाबू नायडू चीफ मिनिस्टर था, उनका भी प्लान यही था। अब 23 साल के बाद तेलंगाना सरकार भी वही प्लान ब्यूटिफिकेशन के नाम पे कर रहे हैं। ब्यूटिफिकेशन का मतलब है इनका पूरा बाहर से मिट्टी लाना, वो जो गंदा पानी है उसको उसके ऊपर गाड़ देना। और फिर पानी कहाँ जाता? पानी नीचे तो जाएगा ही। तो गंदा पानी को क्लीनिंग नहीं कर रहे, नदी को उसका जो डायमेंशन है उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे। लेकिन एक कब्जा करने का और उसको और गंदा करने का प्लान तो चल रहा है। इससे आपने को अभी ग्राउंड वाटर, प्योर ग्राउंड वाटर नहीं मिलता कई जगह पर। अच्छा, ये बताइए, अगर हम एयर पोल्यूशन की बात, थोड़ी देर पहले आप कह भी रहे थे एयर पोल्यूशन की बात, तो ये जो पार्टिकुलेट मैटर है 10 और 2.5, और शहर का जो एयर पोल्यूशन है उसको कैसे कम किया जा सकता है? अभी पार्टिकुलेट मैटर 2.5 बहुत डेंजरस है बोले। पहले तो PM10 बोले, पार्टिकुलेट मैटर 10, उससे छोटा पार्टिकुलेट मैटर 2.5। अब ये इसका जो सोर्सेस है
उसमें चार मेजर सोर्सेस है। एक तो आपको अपना व्हीकल से आता है। ये व्हीकल्स जो है वो चलते चलते अपना एग्जॉस्ट पाइप से वो पार्टिकुलेट मैटर निकलता। दूसरा जो टायर से, टायर से पार्टिकुलेट मैटर निकलता। तो जितना व्हीकल्स बढ़ते जा रहे हैं संख्या, अभी बोल रहे हैं कि हैदराबाद में कम से कम 80 लाख व्हीकल्स है, 80 लाख है। अब ये 80 लाख और फिर हर दिन बाहर से भी व्हीकल्स आते रहे, तो कम से कम 1 करोड़ व्हीकल्स हैदराबाद में फिरते रहते हैं। तो जितना वो मूवमेंट होता उससे ये पार्टिकुलेट मैटर बढ़ता। और दूसरा है ये अपना बिल्डिंग सेक्टर से। आप बड़े बड़े मंजिल बना रहे हो, तो मंजिल बनाते बनाते सीमेंट आता, ग्रेनाइट आता, उसका पूरा जो पार्टिकुलेट मैटर है वो भी आता है। तीसरा है अपना इंडस्ट्री से। चौथा है ये जो वेस्ट को जलाते हैं, जैसा ये झाड़ू मारते हैं स्ट्रीट के ऊपर, और लारी लेट आता बोल के ये लोग जला देते हैं। तो वही लोग नहीं, हर कोई जला देता, क्योंकि वहाँ कचरा नहीं दिखना बोलते हैं। अब कचरा को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड आता, कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड आते हैं, फिर ये पार्टिकुलेट मैटर भी आता है। तो इसको काम करना बोले तो आप जो ट्रांसपोर्ट पॉलिसी उसको बदलना है। व्हीकल्स, अभी प्राइवेट व्हीकल्स जो मैं 80 लाख का जो आंकड़े हैं उसमें कम से कम 40 लाख तो प्राइवेट व्हीकल्स है। क्योंकि आदमी अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो हर कोई अपना एक बाइक खरीदता, नहीं तो कार खरीदता। तो एक कार में एक आदमी ही जाता है। तो अब 1 किलोमीटर में देखे तो 50 कार है, तो 50 कार में 50 आदमी जाएंगे। लेकिन वही 1 किलोमीटर में आपको 10 बसेस है, तो आप 300-400 लोग जा सकते हैं। तो ये जो अर्बन स्पेस और ट्रांसपोर्ट के जिसमें जो संबंध है, ये समझना बहुत अहम बात है। और उसको कैसा व्हीकल्स संख्या कम करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाना, उससे आपको ये पार्टिकुलेट मैटर कम होता। और दूसरी बात है, हैदराबाद में जो आसपास है ना, ये बिल्डिंग के लिए ये स्टोन क्रशिंग ज्यादा हो रहा है। तो अभी कम से कम हम तो 2000 में एक स्टडी करे थे, उस टाइम पे कुछ 500 स्टोन क्रशर्स थे। अभी तो बोल रहे हैं कि 2000 है या 5000 स्टोन क्रशिंग यूनिट्स है। तो जहाँ भी ये है, इनका रॉक पाउडर है वो PM10 और PM2.5 आता है बाहर। तो ये पूरा अपने को सिलिकोसिस और ज्यादातर सांस ये अपना ब्रोंकल प्रॉब्लम से पूरा आते रहते हैं इससे। तो आप स्टोन क्रशिंग यूनिट्स को रेगुलेट करना चाहिए। दैट मीन्स आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को रेगुलेट करना। बिल्डिंग रेगुलेशन कंस्ट्रक्ट करना बोल तो आपका अर्बन प्लानिंग बदलना। आज क्या है, बिल्डिंग मंजिल बन रहा है लेकिन खरीदने वाले नहीं है। आप हर कोई सिटी में 40 to 45% एम्प्टी है, क्योंकि जो जिसके पास पैसे है वो और एक खरीद रहा है, लेकिन जिसके पास घर नहीं है उसके पास खरीदने के लिए पैसे नहीं है। तो ये डाइकोटमी जो है, इसको प्लानिंग में बदलना चाहिए, ताकि जिसको घर है उसको घर मिलेगा, और जिसके पास पैसा है वो भी घर में होगा। लेकिन ये ऐसा स्टोन क्रशिंग इसके लिए इन्वेस्टमेंट नहीं जाता। और अभी इंडस्ट्रीज को रेगुलेट करना है। एयर पोल्यूशन एक्ट है, कोई भी इंडस्ट्री अपना प्रदूषण बाहर नहीं छोड़ने का। उसको वो उसके लिए इक्विपमेंट है, लेकिन ये लोग वो लगाए तो उसको खर्चा ज्यादा होता, बल्कि वो लोग नहीं लगाते। और ये जो कचरा को जलाना, आई थिंक देर आर, हम लोग बहुत साल ये पूरा इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस है, एक के साथ एक जुड़ा हुआ सॉल्यूशन। ये हम लोग बता रहे हैं कई सालों से, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं। सही कह रहे हैं आप। और इसी के साथ ये सब भी बात जुड़ी हुई है, चाहे वो
सूखा आ जाए या बाढ़ आ जाए, इसके भी असर को कम करने के लिए एक जो थोड़ा फोर साइडेडनेस होना चाहिए, एक प्री प्लानिंग होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि इसमें सरकार कोई जरूरी कदम उठा रही है सूखे और बाढ़ के असर को कम करने के लिए? और अगर नहीं कर रही है तो आप क्या सजेस्ट करते हैं उनको? सरकार को जो सोच है, ये पार्टी, कोई भी पार्टी हो, एक ही सोच है। आप पिछले 40-50 साल से देखे तो ये लोग क्या बोलते हैं, एक डैम बना दो, डैम बनाए तो आपको पानी मिलेगा। लेकिन वो एक बड़ा डैम बनाना बोलते हैं। हम लोग बोल रहे हैं कि आपके सर के ऊपर बारिश हो रहा है, सर के ऊपर गिर गिर के आपके पाँव के नीचे से पानी जाके और कहीं इकट्ठा करके फिर वहां से आप वापस पंपिंग कर रहे हो। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करे तो वो डिसेंट्रलाइज्ड और अपने हाथ में ऐसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो उसमें। तो इसके लिए हम 2002 2001 3 में जीएचएमसी शुरू करी एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोग्राम बोल के, हर घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर लो बोल के। लेकिन वो फिर बीच में सरकार छोड़ दी। फिर बाहर देखे तो आप तालाब है, एक तालाब के आप कैचमेंट एरिया रहता, तो वो कैचमेंट एरिया को प्रोटेक्ट करे तो, प्रोटेक्शन बोल तो कैसा, वहां पर झाड़ लगाना, डालना, तो पूरा ग्रीनरी बढ़ा है। तो आपको क्या होता, बारिश गिरे जब वो पानी अंदर जाता, अंदर जाके अपने स्टोरेज बढ़ता। तो हल्लो कर देना, बारिश तो स्लो डाउन करे तो पानी अंदर जाके फिर तालाब बनता, फिर नदी बनता, वागू बनता, ऐसा स्ट्रीम्स आते हैं। तो ये पूरा वाटरशेड मैनेजमेंट बोलते हैं। ये वाटरशेड मैनेजमेंट के बारे में तो अभी पिछले 15-20 साल में जो इन्वेस्टमेंट है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, वो कम हो गया। ऑन द अदर साइड वो लोग क्या कर रहे हैं, अभी जो तालाब है, अभी हैदराबाद में कम से कम 2000 के ऊपर तालाब थे। अब ये कम हो गया, पूरा घर बना दिया, लेआउट्स हो गया, तो हम लोग तालाब को कब्जा कर ले रहे। तो दैट मीन्स यार, हम लोग वाटरशेड को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, पानी ये दूर से ला रहे हैं। जैसा एग्जांपल बोल रहा, हैदराबाद में पहले हुसैन सागर का पानी पीते थे 100 साल पहले। और अभी भी हम गंडीपेट का पानी पी रहे, हिमायत सागर का पानी पी रहे। फिर वो काम बस नहीं होता, बल्कि 1990 में हम सिंगूर 100 किलोमीटर गए, जाके वहां से पानी ले। फिर वो भी बस नहीं आता, बल्कि और 140 किलोमीटर जाके नागार्जुन सागर ले। अब वो भी बस नहीं हो रहा, बल्कि अभी 200 किलोमीटर गोदावरी से जा रहे। मतलब हमारा ऊपर, हमारे सर के ऊपर पानी गिर रहा, उसको छोड़ दे रहे हैं और दूर से पानी लाके ये लोग बोल रहे हैं हम ये सॉल्यूशन है बोल रहे हैं। ये दिस इज नॉट सस्टेनेबल। आई डोंट नो ये हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, ठीक है, हाँ, सुस्थिरता नहीं है। सस्टेनेबल, हाँ। हाँ। अच्छा, लेकिन आपको ये क्या लगता है, ये जो एसआरडीपी जो फ्लाईओवर है या जो अंडरपास प्रोजेक्ट है, इससे भी कुछ शहर को फायदा हुआ है? एसआरडीपी से एनवायरनमेंट पर असर के बारे में कोई स्टडी की गई है क्या? मैंने एक्चुअली 2008 में एक ट्रांसपोर्ट कंसल्टेंसी वाले स्टडी करे हैदराबाद में। वो 2006 में है शायद। वो बहुत बड़ा स्टडी था उनका। स्टडी का जो रिकमेंडेशंस है, वो रिकमेंडेशंस उस टाइम पे सरकार कुछ इम्प्लीमेंट करे तो हमारे को ये फ्लाईओवर बनाने का नौबत नहीं रहता था। तो मैं जैसा बोल रहा हूँ, जो बिल्डिंग रेगुलेशंस, ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशंस और लैंड यूज, ये इसके जो तीनों के बीच में जो संबंध है, ये जीएचएमसी ना समझ रही ना तेलंगाना सरकार। तो ये लोग क्या है, अभी दीजर हम लोग इसको बोलते हैं टेक्निकल फिक्स। आपको आपको चोट लगा तो बैंडेज डाल दिए, हो गया बोलते हैं।
लेकिन चोट क्यों आ रहा बोल के कोई नहीं सोच रहा। जहां भी चोट है एक बैंडेज डाल दिया। तो आपको जहाँ ट्रैफिक ज्यादा है वहाँ एक फ्लाईओवर डाल दो बोले। ठीक है, तो फ्लाईओवर डालने के बाद कम हुआ क्या? आप मासप टैंक देखिए, आप चांद्रायन गुट्टा देखिए, हर कोई कहाँ जो आप एक फ्लाईओवर बना है वहां पर और ट्रैफिक प्रॉब्लम बढ़ गए। रोड नंबर 45 में अभी आया है, आप देखिए वहां पर फ्लाईओवर के नीचे पूरा ट्रैफिक जाम है। एक एक ही साल में पहले एक 10 किलोमीटर जाने के लिए अपने को 1 घंटा लगता था, अभी 1.5 घंटा लग रहा है एक ही साल में। मैं बोल रहा हूँ। तो आप जैसा ये सिटी बढ़ता जा रहा है, आपका प्लानिंग नहीं है। तो आप सिटी क्या लेजर फेयर बोलते हैं इसको, जिसको जैसा करना है वो सब कर लो। अब आपको कुछ समस्या है तो सरकार बोलते है ओके, आप लोगों का पास पैसे ना तो वोट है, ठीक है, आपको एक फ्लाईओवर डाल देंगे, एक रोड डाल देंगे। तो ये क्या बोलते हैं हम अपना गांव में ऐसा होता था पहले। सिटी में अभी इतना टेक्नोलॉजी है, जीएस है, ये आप क्या करना प्लानिंग 20 साल पहले, 20 साल 30 साल का प्लानिंग करना चाहिए। लेकिन ये 20 मिनट का प्लानिंग भी नहीं है अभी। सही कह रहे हैं। अच्छा, क्या आपको लगता है कि इसमें पॉपुलेशन का भी कोई रोल है कि पॉपुलेशन बहुत शहरों में अर्बनाइजेशन होने से बढ़ गया है, और ऐसे में क्या गवर्नमेंट को सैटेलाइट सिटीज के बारे में भी सोचना चाहिए, या सोच रही है क्या वो? नहीं, दिस इज आप लोग सोचते पॉपुलेशन ग्रोथ, मैं एक ही बोलता हूँ। अभी जैसा ओल्ड सिटी है, ओल्ड सिटी कब बना? आप 300 400 साल पहले। लेकिन जो डेंसिटी बढ़ गया है वो तो पिछले 20 साल में बढ़ गया है। तो हम डेंसिटी अलग से देखना चाहिए और पॉपुलेशन अलग देखना चाहिए। तो डेंसिटी बढ़ने में इसका ऊपर जो रोल है, ये गवर्नमेंट पॉलिसी से होता है, सरकार का नीति से डेंसिटी कम होता बढ़ता। तो आज तेलंगाना सरकार क्या बोल रहे हैं? हम वी विल स्ट्रेस ऑन दिस अर्बनाइजेशन। वो बोल रहे हैं कि हम 10 साल में तेलंगाना को 90% अर्बनाइजेशन कर देंगे। तो इनका लक्ष्य देखिए आप, दे वांट टू अर्बनाइज तेलंगाना। अब अर्बनाइजेशन में क्या है, हैदराबाद में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये हालांकि जो तेलंगाना बनने के पहले यही समस्या थी। उस टाइम पे जो एजिटेशन है, एजिटेशन में क्या बोले हम लोग, आप पूरा इन्वेस्टमेंट पूरा हैदराबाद में लगा रहे हैं, तो लोग यहाँ आ रहे हैं। यहाँ आने से यहाँ के लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, इनको जीने के लिए जगह नहीं मिल रहा है, इनको पानी नहीं मिल रहा है, इनको सांस नहीं मिल रहा, हवा नहीं मिल रहा। लेकिन तेलंगाना बनने के बाद फिर सरकार वही बोल रही। तो ये मतलब क्या है इनका? इनको जो फायदा है वो देख ले रहे, लेकिन ये इसका ऊपर जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है, जैसे आगे 50 साल में क्या होता है, ये नहीं देख रहे। तो इससे क्या हो रहा है आप देखिए, हैदराबाद में सरकार अभी उनका ही रिपोर्ट है, वो लोग बोले हम पिछले 5 साल में 80,000 करोड़ हैदराबाद में लगे। क्यों लगे हैदराबाद में? आप हैदराबाद में क्यों लगा रहे हैं? तो हैदराबाद तेलंगाना मतलब पूरा दे बहुत 33 डिस्ट्रिक्ट्स है। तो ये जो ये समझने में सरकार को उनको क्या है, बेसिकली दे वांट पॉलिटिकल पावर। तो उसके लिए जहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जहाँ उनको पैसा मिलता है वो कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है। तो मैं बोल रहा हूँ ये पॉपुलेशन का प्रॉब्लम नहीं है, ये दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ अनप्लान्ड ग्रोथ।
and this unplanned growth inherently includes, only political objectives than development objectives. अब ये मैं हिंदी में नहीं बोल नहीं, सकता। ठीक है, हाँ। अच्छा, तो अब आखिरी में आपसे हम पूछेंगे प्रोफेसर नरसिम्हा रेड्डी कि जबकि अभी इलेक्शंस आ गए हैं, बिल्कुल अब होने ही वाले हैं, तो नई सरकार से आपकी क्या उम्मीदें हैं और आप क्या सजेशंस देना चाहते हैं? हम नई सरकार से, एक तो जो पुराने अभी जो भी सरकार जाने वाले हैं, मैं पार्टी का बात नहीं कर रहा हूँ, जो सरकार थी अभी तक 9 साल का सरकार, अभी नया सरकार आया तो ये नया सरकार पूरा रिव्यू करना चाहिए, हम कहाँ कहाँ अपना कदम गलत हुआ, और इसको रिव्यू करके आज का जो समस्या है और उसके लिए जो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस है उसके बारे में सोचना पड़ता है। तो मैं बोल रहा है कि इंटीग्रेटेड अप्रोच रहना चाहिए। तो इंटीग्रेटेड अप्रोच में मल्टी डिसिप्लिन है। आप अभी क्या है, एक सरकार अभी डैम कंस्ट्रक्शन बोलते इंजीनियर को लाके ये अपने को सॉल्यूशन बोलो, मैं बोला डैम नहीं, आप इंजीनियर नहीं, आप जोग्राफर को लाओ, इकोनॉमिस्ट को लाओ, एग्रीकल्चरिस्ट को लाओ, सब लोगों को बिठा के हमारा समस्या है सूखा, अपने को पानी चाहिए, अपने को खाना चाहिए, तो ये कृषि कैसा बढ़ाएंगे, उसके लिए पानी कहाँ से लाएंगे। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रहना चाहिए। तो इसमें बहुत प्रायोरिटी इश्यूज मैं बोल रहा हूँ कि आप तो लैंड यूज के बारे में सोचना चाहिए कि अपना जो जमीन है वो जमीन कौन सा यूसेज हो रहा है, उसको कैसा यूज कर रहे हैं, और जमीन से ताल्लुक कहते हैं पानी, बिना पानी जमीन नहीं है, बिना जमीन पानी नहीं है। तो ये तीनों के जो प्रकृति है, पानी है, भूमि है, ये तीनों को मिला के हमारे को खाना कैसा मिलता है, हमारा जीना कैसा है, क्या बोलते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीनों को मिला के सोचने का परिस्थिति है क्योंकि अभी जो बिगड़ गया परिस्थिति में, अब ये तीनों को लगा के सोचना चाहिए। हम तो एक ग्रीन मैनिफेस्टो बनाए हैं 2018 में, पॉलिटिकल पार्टीज को दिए, अभी भी दे रहे हैं, क्योंकि ये एक 2-3 मिनट में मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये ग्रीन मैनिफेस्टो इज नॉट अबाउट झाड़ लगाओ, झाड़ के नीचे बैठो, ऐसा नहीं है। ये जीने का कैसा कैसा जिएंगे हम, आम आदमी का जो जीना बढ़ाएंगे, उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाएंगे, साथ ही साथ हम प्रकृति को कैसा संरक्षण करेंगे। तो ये मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स मिला के हम लोग ये ग्रीन मैनिफेस्टो बनाएंगे। तो ये हम उम्मीद करेंगे कि सरकार एक ग्रीन इकोनॉमी बेस्ड प्लानिंग करेगी, और लोगों को कंसल्टेशन करके तो एक प्लान बनाना है, क्योंकि ऐसा ऐसा नहीं कि एक नरसिम्हा रेड्डी को पूछ के लिखो, क्योंकि ये एक आदमी से नहीं है ना। तो डेवलपमेंट मतलब आप सबको, डेमोक्रेसी एंड डेवलप का मतलब है सब लोगों के साथ बैठ के एक हल निकालना उसमें से, एंड दैट्स द बेस्ट वे एनी गवर्नमेंट कैन वर्क। बिल्कुल, आपने अच्छा कहा। और आपने जिस ग्रीन मैनिफेस्टो की बात की, वो उसके बारे में आपने ये भी कहा कि 2-3 मिनट में तो उसे एक्सप्लेन करना मुश्किल है, लेकिन हम चाहेंगे कि उस ग्रीन मैनिफेस्टो का लिंक यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके दे दिया जाए, ताकि हमारे वो सुनने वाले जो चाहते हैं कि वो ग्रीन मैनिफेस्टो में कैसे एक क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाने और नेचर को उसके साथ साथ पैरेलली प्रिजर्व कंजर्व करके चलने का जो एक पूरा एजेंडा होलिस्टिक है आपका, वो सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर नरसिम्हा रेड्डी धोती, आपने हमारे लिए इतना समय दिया और इतने सारे सवालों पर विस्तार से हमारे साथ बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, धन्यवाद। ये थे प्रोफेसर नरसिम्हा रेड्डी धोती, जो कि क्लाइमेट क्राइसिस, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के मुद्दों पर लगातार
एक्टिव हैं। कुछ कहना चाहते हो आज की इस बातचीत के बारे में तो आप हमें जरूर यह नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। देखते रहिए बोल इंडिया।